अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरकान ने जुमेरात को राज्यसभा में लगातार चौथे दिन शोरगुल और हंगामा किया, जिसकी वजह से जरूरी कागजात मेज पर नहीं रखे जा सके और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर जगदीप धनखड़ की अपने निश्चित संभालने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के अरकान मुंह पर सियाह पट्टी बांधकर ऐवान के वसत में आ गए। चेयरमैन की सीट संभालने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने कहा कि हुक्मरान बीजेपी के अरकान अपोजिशन को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के अरकान भी ऐवान के बीच में आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। बीजेपी के अरकान अपनी सीटों से एक साथ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी सीटों के करीब खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बोलने लगे, जिसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन आज सियाह कुर्ता सियाह पैजामा पहनकर और चेहरे पर सियाह पट्टी बांधकर आए थे। ऐसा ही हाल लोकसभा का भी रहा। लोकसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार जमात के अरकान ने खूब नारेबाजी की। कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी और जैसे ही दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे के बाद शुरू हुई, शोरगुल जारी रहा और दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मैं सदन चलाना चाहता हूं। मैं सबको मौका दूंगा, सबको पर्याप्त मौका मैंने दिया है, लेकिन सदन ऑर्डर में आना चाहिए, सदन चलना चाहिए। मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। आपको भी इतना अवसर दूंगा। आप बेल में आकर फिर आप ये कहें कि बोलने का मौका दे, आप सीट पे जाए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। इधर बात नहीं करते। आप बेल में आते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आप जाइए, सीटों पर बैठिए, आप भी बैठिए, आपको मैं मौका दूंगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल में चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। आप सीट पे बिठाइए, अपने लोगों को सीट पे बिठाए, मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आकर नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। हम सबको मौका दें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये सदन चर्चा के लिए है। सदन चर्चा, मैं दोनों को कहता हूं कि चर्चा चाहते हो कि नहीं हो। आप पहले ये बताओ कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। पहले आप स्पष्ट करो कि आप चर्चा चाहते हो या खड़े इस पर। इस तरह के हाउस में चर्चा नहीं होगी। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति
जी। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, प्लीज आप सब अपनी अपनी जगह जाएं। फिर आग्रह कृपया अपनी जगह पर जाएं, सदन को चलने दें। प्लीज प्लीज कृपया अपनी अपनी जगह जाएं, सदन को चलने दें। प्लीज अपनी जगह जाओ, सदन की कार्रवाई चलने दें। प्लीज the house stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 17th March 2023. मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और उनकी वजह से कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ जाती हैं तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मुल्क की तौहीन करते हैं तो बहैसियत हिंदुस्तानी हम खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि राहुल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे कबल भी कई मौकों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क गए और मुल्क के खिलाफ बोले। ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। अडानी के मामले पर अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट में बहस और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी से तहकीकात के मुतालबे पर लगातार एहतजाज किया जा रहा है। इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी तआतुल जारी है। दरमियान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने
अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने भी अडानी तनाज़े पर दिल्ली में एहतजाज किया और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबा किया। एहतजाज में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की। उन्होंने मरकज पर निशाना लगाते हुए कहा कि हुकूमत जेपीसी से क्यों डरती है। जिस मुतालबे के लिए हमने कल एहतजाज किया था, आज भी मुतालबा वही है। हमारा जेपीसी का मुतालबा है, लेकिन यह हुकूमत नहीं मान रही है। अडानी के मुद्दे पर एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिल्ली सिल्ली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो बात आई, उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला। तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर रहे राहुल गांधी। एक मंत्री थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अडानी मामले पर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि मुल्क जानना चाहता है कि हुकूमत और अडानी के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं। साफियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क इस जानिब देख रहा है कि क्या उस शख्स यानी राहुल गांधी को ऐवान में हुकूमत के उन 4 वज़रा को जवाब देने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने उनसे ऐवान में सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जब 4 वज़रा ने मेरे मुतालिक कुछ कहा तो मुझे भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज सुबह वो पार्लियामेंट गए थे, जहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उनको उम्मीद है कि कल उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अडानी जी के बारे में,
और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था, उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उसे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। गुज़िश्ता 9 महीने से महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर तनाज़ा जारी है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत उज़्मा ने दोनों फरीक़ैन की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया और सभी मुंतज़िर हैं कि फैसला किसके हक में आता है। शिवसेना तनाज़े से मुतालिक समाअत की शुरुआत ठाकरे ग्रुप की तरफ से कपिल सिब्बल ने की थी और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। फिर गवर्नर और शिंदे ग्रुप के वकील महेश जेठमलानी, हरीश साल्वे और नीरज कौल की तरफ से दलीलें पेश की गई। आज एक बार फिर ठाकरे ग्रुप की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की और इस दरमियान वो जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि इस अदालत की तारीख आइन और जमहूरियत के मुहाफिज की शक्ल में कायम रही है। सिब्बल ने गवर्नर के जरिए एकनाथ शिंदे हुकूमत की तश्कील से मुतालिक लिए फैसले को रद्द करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर अदालत ने मुदाखलत नहीं की तो मुल्क से जमहूरियत का खात्मा हो जाएगा। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह अदलिया की तारीख का एक ऐसा मामला है जिस पर जमहूरियत का मुस्तकबिल तय होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर अदालत ने सालिसी नहीं की तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में फिर किसी भी हुकूमत को ठहरने नहीं दिया जाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी दलीलें खत्म करता हूँ कि आप गवर्नर के हुक्म को रद्द करें। महाराष्ट्र की 14 करोड़ अवाम आपकी उम्मीदों से महाराष्ट्र की 14 करोड़ अवाम को आपसे उम्मीदें वाबस्ता है। वाज़ेह है कि इससे कबल कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के गवर्नर के किरदार पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा था कि कभी भी फूट से अलग हुआ कोई ग्रुप एक ग्रुप ही रहता है, वो सियासी पार्टी नहीं हो सकती। सियासी पार्टी कौन है इसका फैसला इंतखाबी कमीशन कर सकता है। सियासी पार्टी के इंतखाबी निशान पर ही रुकन असेंबली मुंतखब होते हैं। लेजिस्लेचर में भी सियासी पार्टी की अहमियत सबसे ज्यादा है, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को सियासी पार्टी के तौर पर मंजूरी नहीं दी, तब गवर्नर ने किस बुनियाद पर शिंदे ग्रुप को अक्सरियत साबित करने का मौका दिया। शराब पॉलिसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। यह केस दिल्ली हुकूमत की फीडबैक यूनिट में मुबैना करप्शन को लेकर है। सीबीआई का दावा है कि गैर कानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने से सरकारी खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस यूनिट पर मुखालिफ जमातों के कायदीन, ओहदेदारों और जुडिशरी मेंबर्स की जासूसी का भी इल्जाम है। फीडबैक यूनिट केजरीवाल हुकूमत ने 2015 में इख्तियार में आने के बाद बनाई थी। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार केसी मीना ने एफबीओ को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद मामले में जांच शुरू हुई।
तेजस्वी यादव को नौकरी के एवज जमीन घपले के मामले में जुमेरात के रोज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने तेजस्वी की सीबीआई की समन पर रोक लगाने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना ही होगा। समाअत के दौरान तेजस्वी के वकील ने जुमेरात को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते, हम चाहते हैं कि वो पेश हो क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेजात दिखाने हैं। अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की जानिब से पेशी के लिए 3 समन मौसूल होने के बाद यह अर्जी दायर की थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के सामने सीबीआई के समन की मुखालिफत करते हुए यादव ने कहा कि मैं बिहार का नायब वज़ीर आला हूँ, रियासत में बजट इजलास हो रहा है, मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। मेरी बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे एक दिन के लिए यहाँ आने के लिए कहा जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले भी समन दिया गया। केस में हमारी चार्जशीट तकरीबन मुकम्मिल हो चुकी है, हम इस माह रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने यकीन दिलाया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने तैयार हैं। ताहम सीबीआई ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस शर्त पर तेजस्वी यादव ने हफ्ते को जाती तौर पर सीबीआई के सामने पेश होने का यकीन दिलाया। यूपी में काबा गाने से बेपनाह शोहरत हासिल करने वाली गुलकारा नेहा सिंह राठौर के सामने अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। उनके फेसबुक अकाउंट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जिस पर नेहा सिंह राठौर ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से उनके फेसबुक अकाउंट को हैक करने की कोशिशें हो रही थी। चारशंबे की शाम से उनके फेसबुक अकाउंट पर मास रिपोर्टिंग की जा रही थी, जिसके सबब अकाउंट आर्जी तौर पर बंद हो गया। वो मजीद कहती है कि तनकीद के रद्द-ए-अमल में यह रवैया ठीक नहीं है। काबिल जिक्र है कि नेहा सिंह राठौर गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। कानपुर आतिशबाजी वाक़े के बाद से उन्हें कुछ अलग तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कानपुर पुलिस की कार्रवाई के दौरान मां और बेटी की जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के जरिए बीजेपी हुकूमत पर खूब हमला किया था और कुछ सवाल पूछे थे। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि उनकी Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उनका कहना था कि उन्हें अब PSO की सिक्योरिटी फराहम की गई है, लेकिन वो भी होली के बाद से उन्हें दस्तयाब नहीं है। सत्यपाल मलिक ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में कहा कि तमाम गवर्नर जो रिटायर हो चुके हैं उनके पास अब भी सिक्योरिटी है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी तकरीबन पूरी तरह से वापस ले ली गई है। आसाम में चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ रियासती हुकूमत सख्त एक्शन ले रही है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने असेंबली में कहा कि चाइल्ड मैरिज पर किसी तरह का कोई कम्युनल कार्रवाई नहीं की गई है, मजहब की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वज़ीर आला ने असेंबली के बजट सेशन में गवर्नर की तकरीर पर मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान ऐवान को मुखातिब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुल्जिमीन के लिए रो रहे हैं, लेकिन मुतासरा खानदान की उन बच्चों के लिए नहीं रो रहे हैं जो 11 साल की उम्र में हामिला हो जाती हैं। आसाम सीएम ने कहा कि रियासत में चाइल्ड मैरिज काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि आसाम में देखा गया कि कुछ MLAs मुल्जिमीन के हक में बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने यह तक कह दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे इस ओहदे से हटा दो या फिर चाइल्ड मैरिजेस बंद कर दो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्जिमीन को हर 6 महीने में गिरफ्तार किया जाएगा। इस तकरीर के दौरान शर्मा ने मुख्तलिफ आदाद शुमार भी पेश किए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में इस कार्रवाई में गिरफ्तार मुसलमान और हिंदुओं का रेशियो 55:45 है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अपने लोगों को भी गिरफ्तार करवाया है क्योंकि हमारे अपोजिशन के लोगों को बुरा ना लगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खवातीन के लिए गलत बर्ताव, सेक्सिस्ट लैंग्वेज और भद्दे चुटकुलों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाने की बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ चारशंबे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के एक इवेंट में बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोर्ट की जबान, दलीलों और फैसलों में खवातीन के लिए इस्तेमाल किए गए गैर मुनासिब अल्फाज की एक डिक्शनरी जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि
ये डिक्शनरी एक मिशन था जिसे उन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था और अब वो पूरा होने वाला है, जल्द ही इसे रिलीज किया जाएगा। मुल्क की कई रियासतों में मौसम पहले की निस्बत कदरे खुशगवार हो गया है। 20 मार्च तक बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। दारुल-हुकूमत दिल्ली की बात करें तो वहां बारिश होने की पेशकश की गई और मसला अब आरूद रहेगा। वहां 16 मार्च को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री और कम से कम 18 डिग्री दर्ज किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की खबरें आ रही हैं, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत मुल्क की कई रियासतों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ गया है। इस वायरस से मुल्क में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। वहां अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के जुमला 352 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें H3N2 से मुतासरा मरीज 58 हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 32 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 मरीज H3N2 और 28 H1N1 के मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। रियासत में इन्फ्लुएंजा यानी H3N2 के खतरे को देखते हुए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरहद के पास जुमेरात को इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। ये लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के ओहदेदार थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर मंडला हिल्स इलाके में क्रैश हुआ। डिफेंस गुवाहाटी के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि आर्मी एविएशन का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के बोमिडियाल के पास ऑपरेशनल उड़ान पर था। इसी दौरान सुबह 9:15 पर इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता टूट गया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे पंजालेप दिरांग थाने के गांव के लोगों ने इतला दी कि एक हेलीकॉप्टर वहां हादसे का शिकार हुआ, लिहाजा फौज, एसएसबी और पुलिस की सर्च और बचाव टीम मौके पर पहुंची। हादसे की कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई क्योंकि उस इलाके में कोई सिग्नल नहीं है। दुनिया के एक बेहतरीन एयर रेसिंग चैंपियन ने दुबई के बुर्ज अल अरब होटल की छत पर बने हेलीपैड पर प्लेन लैंडिंग करवाई। ये 7 स्टार होटल है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्मॉल एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के बाद वहीं से हैरत अंगेज टेक ऑफ भी किया। इस रोंगटे खड़े करने वाले स्टंट को अंजाम देने वाले पायलट का नाम ल्यूक सेपेला है। वो पोलैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने बुर्ज अल अरब जुमेरा होटल की छत पर बने हेलीपैड पर ये लैंडिंग की। इसका हेलीपैड किसी लॉन टेनिस के कोर्ट से भी छोटा है। दुनिया का छोटा कमर्शियल रनवे 400 मीटर का है और जिस रनवे पर ल्यूक ने अपना सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट लैंड कराया वो महज 27 मीटर लंबा है। 39 साल के ल्यूक ने कहा कि इस लैंडिंग से पहले उन्होंने 600 प्रैक्टिस सेशन किए। इसके बावजूद फाइनल लैंडिंग तीसरे अटेम्प्ट में वो कर पाए। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।